हेलो नमस्कार। एसके टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम मुगल काल से विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों का रैपिड रिवीजन देखेंगे। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद या फिर ऑप्शन डी है सिद्दी बशीर। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए राजपूत और मुगल, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर और आदिल शाह। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। प्रश्न संख्या 4 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी है अकबर। तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा जो हैं ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर का जो शासनकाल रहा वो रहा 1556 से 1605 ईस्वी। 1556 से 1605 ईस्वी अकबर का शासनकाल रहा और अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ सुविख्यात थे। प्रश्न संख्या 5 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो हैं ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 6 है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था। जबकि मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वो थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 7 है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। 1526 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है। और बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव भारत में डालता है। बाबर कहाँ का शासक था मूल रूप से? तो फरगना का। और 1526 में बाबर ने क्या किया? भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 8 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर नामक किले में हुआ था। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, कब? 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर का राज्याभिषेक जो है ये कालानौर नामक किले में किया जाता है। 1556 में हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर होती है। हुमायूं कौन थे? तो अकबर के पिताजी थे या अब्बू थे। प्रश्न संख्या 9 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए है सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी है परमार वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश या फिर ऑप्शन डी है चंदेल वंश। परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया था, जबकि सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। प्रश्न संख्या 10 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब का जो मूल नाम था वो क्या था? आलमगीर था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आलमगीर। कौन? आलमगीर। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम क्या था? आलमगीर था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया नामक कर जो है ये पुनः लगाया था। अकबर ने क्या किया था? अपने शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? 1712 ईस्वी में
सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। किस प्रांत पर? सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। और वहाँ का तत्कालीन राजा जो होता है दाहिर, दाहिर को क्या करता है? ये पराजित करता है और क्या करता है? जजिया नामक कर लगाता है। जजिया एक धार्मिक कर है। जजिया कैसा कर है? जजिया एक धार्मिक कर है जिसमें जब 712 में राजा दाहिर हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाता है तो इस कर से उस समय ब्राह्मणों को मुक्त रखता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और अकबर क्या करता है? अपने शासनकाल में जजिया समाप्त कर देता है और औरंगजेब जो होता है ये जजिया कर पुनः लगा देता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। यानी सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन। प्रश्न संख्या 13 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी है तोरण, ऑप्शन सी है चित्तौड़ या फिर ऑप्शन डी है पुणे। तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि द्वारा किलों को क्या किया था? सत्तांतरित किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी और जिसके द्वारा शिवाजी ने क्या किया था? किलों को सत्तांतरित किया था। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये सम्राट कौन थे? ये सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने किस युद्ध में भाग लिया था? बक्सर की युद्ध 1764 में क्या किया था? इन्होंने भाग लिया था, जिसमें क्या होती है? इनकी पराजय होती है। पहले तो ये क्या होते हैं? अंग्रेजों के कैदी। जब बक्सर का युद्ध होता है इनको कैद कर लिया जाता है और बाद में ये जीवन पर्यंत किसके पेंशन भोगी रहते हैं? मराठों के पेंशन भोगी रहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शाह आलम द्वितीय। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक समय में जिलों को जिलों के नाम से जाना जाता है, जबकि मुगल काल में जिलों को सरकार नाम से जाना जाता था। किस नाम से जिलों को क्या कहा जाता था? तो सरकार कहा जाता था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरकार। प्रश्न संख्या 16 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो औरंगजेब है ये जिम्मेदार था। गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था? औरंगजेब के पुत्र की सहायता की थी, जिससे औरंगजेब ने क्या किया? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। आपको कमेंट में बताना है गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 17 है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि मुगल चित्रकारी जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हुमायूं जब निर्वासित होता है। कब? हुमायूं जब निर्वासित होता है 1540 में। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करते हैं और वो 1540 से लेकर के 1555 तक जो काल होता है वो इनके निर्वासन का काल होता है। कौन सा काल होता है? निर्वासन का काल। उस दौरान हुमायूं की मुलाकात कुछ चित्रकारों से होती है और जब ये 1555 में अपना राज्य पुनः प्राप्त करते हैं तो इनके शासनकाल से क्या होता है? चित्रकला की शुरुआत होती है, जबकि अपनी पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है कब? तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के बाद में कौन शासक बनेगा? अकबर बनेगा। कौन? अकबर बनेगा। लेकिन अकबर के शासनकाल में भी जो चित्रकला है ये अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचती है। ये पराकाष्ठा पर पहुंचती है अपने जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है ये अपनी पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जबकि शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में ही हो जाती है।
प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए इसकी आत्मकथा लिखने का जो काम किया था वो किया था अबुल फजल ने। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा अबुल फजल। जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं ही लिखी थी। अकबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं ही लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? तो बाबरी नामा या तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। जबकि हुमायूं ने भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा की किसी रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। जबकि अकबर की आत्मकथा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह से दो प्रश्न याद रखिएगा। पहले कि 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। उसके बाद में 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होती है और 1540 में हुमायूं अपने राज्य से निर्वासित हो चुका होता है और जंगल में दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। अब होगा क्या, 1555 ईस्वी में हुमायूं ये सूर्यवंश के शासकों का अंत करेगा और पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त करेगा। इस 15 साल के दौरान में जो शेर शाह सूरी है, यानी सूर्यवंश के शासकों में जो शेर शाह सूरी है, ये 1540 में क्या होता है, मुगल वंश की जगह सूर्यवंश की स्थापना करता है और कुछ ऐसे कार्य करता है जो इसकी महानता के द्योतक हैं, यानी प्रतीक हैं। वो कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वो कार्य है प्रशासनिक सुधार, यानी प्रशासन के क्षेत्र में इसने क्या किया था, काफ़ी सुधार किया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशासनिक सुधार। प्रश्न संख्या 20 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हमने अभी डिस्कस किया था, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। जबकि अकबर नामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और तुजुक ए बाबरी या बाबरी नामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह मंगोल आक्रमणकारी था। इसने दिल्ली, करनाल और लाहौर पर तो चढ़ाई की थी, जबकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर इसने चढ़ाई नहीं किया था। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। प्रश्न संख्या 22 है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत जो की थी वो की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। बाग और बाबर, बा से बाग और बा से बाबर। बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की? बाबर ने किया था। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है हुमायूं नामा, ऑप्शन बी है पादशाह नामा, ऑप्शन सी है तुजुक ए बाबरी या फिर ऑप्शन डी है अकबर नामा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पादशाह नामा है यही आत्मकथा नहीं है, बाकी हुमायूं नामा ये भी आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी ये भी आत्मकथा है और अकबर नामा जो है ये भी आत्मकथा है। लेकिन हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। पादशाह अकबर द्वारा लिखी गई क्या है? मुस्लिम कानून की एक किताब है। और जबकि अकबर नामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। यहाँ प्रश्न की जो डिमांड है, आत्मकथा ये होनी चाहिए लेकिन स्वयं के द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तुजुक ए बाबरी जो है ये आत्मकथा है। स्वयं बाबर ने इसे लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह, ऑप्शन बी है तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, ऑप्शन सी तुजुक ए बाबरी बाबर और ऑप्शन डी है हुमायूं नामा हुमायूं। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं की थी। हुमायूं नामा की रचना जो है ये किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। किसने? गुलबदन बेगम ने रचना की थी हुमायूं नामा की। तो ये जो है ये सुमेलित, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सुमेलित नहीं है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां नामा की रचना किया था मोहम्मद सालेह ने, बिल्कुल सही है। तुजुक ए जहांगीरी की रचना स्वयं जहांगीर ने किया था और तुजुक ए बाबरी की रचना स्वयं बाबर ने किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बीरबल के बचपन का नाम या बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास था। क्या था? महेश दास। इनको कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इनको राजा बीरबल की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये उपाधि इनको दिया किसने था? तो अकबर ने दिया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, महेश दास।
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, या फिर ऑप्शन डी काबुल में। तो हुमायूं नामा जो है ये माफ़ कीजिएगा, हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 27 है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने क्या किया था? 2 बार शासन किया था। कब से कब? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बाबर कब से कब तक राजा होता है? तो 1526 से 1530 तक किसका शासनकाल होता है? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर का। कब? 1526 से 1530। बाबर के बाद में कौन शासक बनता है? तो बाबर के बाद में हुमायूं शासक बनता है, और हुमायूं जो है ये 1530 से 1540 तक, और उसके बाद में 1555 से 1556 तक। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो होता है ये शेरशाह सूरी से पराजित होता है, और इसका जो शासनकाल है वो छिन जाता है, और ये 15 वर्षों तक क्या होता है? जंगलों में इधर उधर भटकता रहता है। उसके बाद में क्या होता है? 1555 ईस्वी में अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये 2 बार शासन करता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। और औरंगाबाद का जो आधुनिक नाम है वो संभाजी नगर है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ध्यान दीजिएगा, जो जहांगीर हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, और अकबर ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। इनकी आत्मकथा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। प्रश्न संख्या 30 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जो बीबी का मकबरा है, या जो ये राबिया उद दौरानी का मकबरा है, ये ताजमहल या द्वितीय ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर ये क्या करते हैं? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल 1526। प्रश्न संख्या 33 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध 21 जून 1526 को किए थे। कब किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। प्रश्न संख्या 34 है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है, और यह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा। प्रश्न संख्या 35 है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह जो रंगीला के नाम से फेमस हैं, सैयद भाइयों को क्या करते हैं? इनके वर्चस्व को खत्म करते हैं। सैयद बंधु किस नाम से फेमस थे? तो ये नृप निर्माता के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? तो नृप निर्माता के नाम से जाने जाते थे। और इनको हटाने का काम कौन करता है? इनके वर्चस्व को समाप्त करने का काम कौन करता है? मोहम्मद शाह, जिसको लोग किस नाम से अभिहित करते थे? तो रंगीला नाम से अभिहित करते थे। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न संख्या 37 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टोडरमल। और इसने जो भू राजस्व व्यवस्था के लिए जो भी सुधार किए उसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। टोडरमल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। प्रश्न संख्या 38 है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह
को क्या नाम दिया गया? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागृह को इबादत खाना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इबादत खाना नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 39 है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो अकबर का क्या, माफ़ कीजिएगा, अकबर नहीं, औरंगजेब का क्या हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार ये क्या होता है, जब शाहजहाँ को क्या करता है, ये कैद कर लेता है, तो ये क्या होता है, राजा बन जाता है। और पुनः इसके भाइयों में मतभेद होता है राजा बनने के लिए, तो इनमें क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। तो इसका जो राज्याभिषेक होता है 2, क्योंकि अंततः ये उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है और इसका दोबारा से राज्याभिषेक होता है। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर में पराजित होने वाला वह शासक था लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 41 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम बिहार। प्रश्न संख्या 42 है, यानी 42 है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। और जबकि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 43 है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्रह है, दीवान है, मुबायीन है या फिर बाबरनामा है? तो ध्यान दीजिएगा, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ये मुबैयान नामक पद्य शैली में लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मुबैयान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुबैयान। प्रश्न संख्या 44 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ। प्रश्न संख्या 45 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब साहब थे। कौन? औरंगजेब के समय में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। प्रश्न संख्या 46 है, अनुवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनुवाद ए सुहेली जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचतंत्र किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली जो महिला थी वो थी गुलबदन बेगम। और इन्होंने क्या लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था। प्रश्न संख्या 48 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ करने वाले राजा थे या सम्राट या बादशाह थे? अकबर। कौन थे? अकबर। प्रश्न संख्या 49 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन या तन्ना जो थे ये अकबर के दरबार में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 50 है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फारसी। प्रश्न संख्या 51 है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो मुगल राज्य की जो नींव पड़ती है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है? 1526 ईस्वी में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ती है। प्रश्न संख्या 52 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। प्रश्न संख्या 53 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो रिपीटेड प्रश्न है, किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 54 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।